क्या पढ़ना है आज? भारतीय बैंकिंग प्रणाली या इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में हम भारत की जो बैंकिंग संरचना है इसे हम भारतीय बैंकिंग संरचना भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत की बैंकिंग संरचना भी इसको हम कह सकते हैं। बैंक जो है, वैसे तो इंग्लिश में बैंक शब्द का मतलब होता है किनारा। यहां पर बैंक ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो, बैंक की अपनी एक परिभाषा है ना, किसे बैंक कहा जाए, तो ऐसे वित्तीय संस्थान जो जनता के जमाओं को स्वीकार करते हैं और किसी न किसी रूप में उनको उधार प्रदान या ऋण प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, साख का निर्माण करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। ऐसे वित्तीय संस्थानों को बैंक कहा जाता है। ठीक है, भारत में जो बैंकों का विकास है, अगर हम देखें कि भारत में बैंकों के विकास की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई, तो बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? भारत में बैंकों के विकास की प्रक्रिया कब हुई? इस प्रक्रिया के तहत पहली बार यूरोपीय पद्धति के आधार पर बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1770 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1770 ईस्वी में सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। और बैंक ऑफ कलकत्ता जो है, वास्तव में ये भारत में यूरोपीय पद्धति पर स्थापित होने वाला पहला बैंक तो बना, लेकिन सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया ये। तो इसलिए जब ये सक्सेस नहीं हो पाया तो भारत में कोई इसका इस्तेमाल तो हो नहीं पाया। यूरोपीय पद्धति क्या थी? यूरोपीय पद्धति का मतलब है कि जो यूरोप में जिस तरह के कॉमर्शियल बैंक बनाए जाते थे, वैसा ही बैंक ये पहली बार प्रयोग के तौर पर भारत में बनाया गया और इसे यूरोप की एक प्राइवेट कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन ये चल नहीं पाया। तो क्या इससे पहले तक हमारे देश में बैंक की कोई कल्पना ही नहीं थी? भाई, बैंक की आवश्यकता कब पड़ती है? जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, जैसे जैसे मुद्रा के लेन देन में वृद्धि होती है, वैसे वैसे बैंकों की आवश्यकता होती है। तो इस असफल बैंक की स्थापना के बाद भारत में जो अगला बैंक स्थापित हुआ वो था 1806 ईस्वी में स्थापित बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल भारत में स्थापित होने वाला प्रथम सफल व्यापारिक बैंक माना जाता है। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम सफल व्यापारिक बैंक। इसका मतलब है कि भारत में बैंकिंग सुविधाओं की शुरुआत जो है 1806 ईस्वी से हुई। तो 1806 ईस्वी तक बैंकों वाला काम कौन करता था? तो ये काम करते थे एजेंसी गृह। क्या बोलते थे इनको? एजेंसी गृह। ये एजेंसी गृह जो है ये वर्तमान बैंकों की तरह ही काम किया करते थे और इन्हें तमाम एजेंट के द्वारा संचालित किया जाता था। अगर हम बैंकिंग व्यवस्था को समझने के लिए वित्तीय व्यवस्था को समझें तो और इसको व्यापक तरीके से समझा जा सकता है। जैसे किसी भी देश की जो वित्तीय व्यवस्था होती है, वित्तीय व्यवस्था समझते हैं? वित्तीय व्यवस्था का मतलब होता है वह व्यवस्था जिसके द्वारा वित्त की आपूर्ति हो या वित्त का प्रवाह हो। वित्त मतलब फाइनेंस। ठीक है, तो वित्तीय व्यवस्था चाहे किसी भी देश की हो, भारत की या किसी भी देश की, इसके दो पार्ट होते हैं। किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था दो भागों में विभाजित होती है और इसका एक भाग होता है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार या मनी मार्केट, और दूसरा भाग होता है इसका पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये दो क्यों हैं? वित्तीय व्यवस्था के भाग दो ही क्यों हैं? क्योंकि यही दो क्षेत्र हैं जहां से वित्त की आपूर्ति होती है या मनी फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है। यही दो क्षेत्र हैं। आप इसको अभी समझ जाएंगे जब हम इसको व्यवहारिक नाम से पुकारेंगे। मुद्रा बाजार के अंतर्गत
बैंकिंग लेन देन आता है या बैंकिंग सिस्टम आता है या किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो मुद्रा का व्यापार होता है, बैंक क्या करती हैं, मुद्रा में व्यापार करती हैं, मुद्रा का लेन देन करती हैं, तो ये सब बैंकों के अंतर्गत होता है। और यहां पर जो है अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, ठीक है, लेन देन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार। और इस मुद्रा बाजार का संपूर्ण नियंत्रण किसके पास होता है, भारत के संदर्भ में आरबीआई के पास। हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो उस देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। भारत में ऐसा बैंक आरबीआई है, इसे हम शीर्ष बैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मुद्रा बाजार हो गया। दूसरा होता है पूंजी बाजार, और इसी पूंजी बाजार को हम प्रतिभूति बाजार या सिक्योरिटी मार्केट या सामान्य भाषा में शेयर बाजार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, शेयर बाजार। तो शेयर बाजार का एक नाम और क्या हो गया, पूंजी बाजार। यहां पर हम बिल्कुल इसके व्यवहारिक संदर्भ में आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि किताबों में इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इनके लिए इस्तेमाल की जाती है कि बार बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आती। इकोनॉमी के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अच्छी से अच्छी किताबें भी आपको समझ में नहीं आती। तो वो चीज हम क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। तो पूंजी बाजार ही क्या है, शेयर बाजार है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। जब हम शेयर बाजार पढ़ेंगे तो हम डिटेल्स में जानेंगे कि शेयर बाजार के जो दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर मार्केट, इनमें जो प्राइमरी मार्केट है इसमें किस प्रकार से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, जिससे कंपनियों को पैसा मिलता है और कंपनियां उससे अपने बिजनेस को ग्रो करती हैं, ठीक है। तो इसे हम दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का बाजार भी कहते हैं। और क्योंकि ये एक अलग चैप्टर है तो इसीलिए आज हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक मुद्रा बाजार या बैंकिंग प्रणाली है। ये थोड़ा सा हम बता के वापस आ जाएंगे। इस पूंजी बाजार का प्रबंधन या नियमन कौन करता है, सेबी, ठीक है। सेबी का नाम सुना है सबने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो सेबी एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो भारत की पूंजी बाजार या सिक्योरिटी मार्केट को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। और आरबीआई जो है वो हमारे मनी मार्केट या बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, और ये दोनों मिलकर के देश की वित्तीय व्यवस्था को संभालते हैं। क्लियर। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बैंकिंग प्रणाली पर। तो अब सीधे आ जाते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग प्रणाली है, ये भी दो भागों में विभाजित होती है, ठीक है। बैंकिंग व्यवस्था भी दो पार्ट में विभाजित होती है। और इस बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत जो दो पार्ट हैं उसमें पहला है संगठित क्षेत्र या संगठित बैंकिंग व्यवस्था, और दूसरी है असंगठित। इसी को हम एक और नाम से देख सकते हैं, वो नाम क्या है, इसी संगठित को हम क्या कह सकते हैं, औपचारिक, है ना। इसको हम औपचारिक कह सकते हैं और इसको हम अनौपचारिक कह सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। तो इनमें जो मुख्य अंतर है वो किस आधार पर है, ये जो संगठित या औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था है, सिस्टम है किसी भी देश का, या बैंकिंग संरचना का जो औपचारिक सिस्टम है, उसके अंतर्गत संपूर्ण नियंत्रण आरबीआई का होता है। और इसके अंतर्गत वे सभी बैंक आते हैं जिनका अंतिम नियंत्रण आरबीआई के पास है। जैसे अगर हम इसको और डीप में विभाजित करें तो इसमें व्यापारिक बैंकें आती हैं, ठीक है, व्यापारिक बैंक आते हैं इसमें, और दूसरे आते हैं इसमें सहकारी बैंक, ठीक है, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का नाम सुना है आपने? हाँ, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक आते हैं। व्यापारिक बैंकों में मुख्य रूप से जो है क्या आते हैं, व्यापारिक बैंकों में मुख्य रूप से हमारे वो संस्थान आते हैं जो
बैंक के रूप में व्यापार करते हैं, यानी कि मुद्रा का लेन देन करते हैं, और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना होता है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आएंगे, पब्लिक सेक्टर्स बैंक, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्या आएंगे, जिसे आप गलती से कभी कभी सरकारी बैंक बोल देते हैं ना, वही क्या है, पब्लिक सेक्टर्स बैंक। क्यों इन्हें हम पब्लिक सेक्टर के बैंक कहते हैं और क्यों नहीं इन्हें हम सरकारी बैंक कहते? इन्हें हम सरकारी बैंक इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनमें 100% पूंजी सरकार की नहीं है, और इन्हें हम पब्लिक सेक्टर्स के बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें आधे से ज्यादा हिस्सेदारी सरकार की होती है, ठीक है। और इनका जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उनमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भूमिका होती है, क्योंकि इनके जो पूंजी है उसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों शामिल होते हैं, तो इसीलिए ये पब्लिक सेक्टर्स के बैंक है, ना कि सरकारी बैंक। क्लियर हुआ? दूसरे होते हैं इसमें प्राइवेट बैंक, जिसे आप कहते हैं, यानी कि निजी बैंक। निजी बैंक भी इसी में आते हैं। निजी या प्राइवेट बैंक वे हैं जिनमें 51% से ज्यादा हिस्सेदारी एक या एक से अधिक प्राइवेट सेक्टर की होती है, और जाहिर सी बात है कि जिसकी पूंजी आधे से ज्यादा है, प्रबंधन में उसकी भूमिका भी ज्यादा होगी, तो ये प्राइवेट बैंक हो जाते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। आगे जब हम क्षेत्रीय व्यापारिक बैंकों का आपको पूरा संरचना बताएंगे तो आप देखेंगे कि हर एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिन्हें आप क्षेत्रीय ग्रामीण व्यापारिक बैंक, ग्रामीण शब्द लगा रहता है ना इसमें, बैंक, ये वो बैंक होते हैं जिनमें किसी न किसी व्यापारिक बैंक का भी पैसा लगा होता है, हिस्सेदारी होते हैं। जितने भी रूरल बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, उनमें किसी न किसी कॉमर्शियल बैंक का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, इन तीनों की पार्टनरशिप से ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है। तो उनका स्वरूप कैसा हो गया, व्यापारिक स्वरूप ही हो गया। तो ग्रामीण बैंक भी व्यापारिक बैंक ही होते हैं, बस वे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से खोले जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण समाज है, जनसंख्या है, वो बैंकों से जुड़ सके, ठीक है। इसके अलावा ये जो सहकारी बैंक हैं, सहकारी बैंक व्यापारिक बैंकों के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि सहकारी बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि सहकारिता या सहयोग के आधार पर इसका संचालन किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा जनता को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये। इसके अलावा अंतर क्या है इन दोनों में, कि ये जो व्यापारिक बैंकें हैं, इनकी स्थापना आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप होता है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना आरबीआई के निर्देश के आधार पर नहीं होती, बल्कि हर एक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सहकारिता अधिनियम या कोऑपरेटिव लॉ के अकॉर्डिंग होती है। इसीलिए हर एक राज्य की कोऑपरेटिव बैंक की संरचना अलग अलग है, जबकि संपूर्ण देश में व्यापारिक बैंकों की संरचना एक समान है। क्योंकि सहकारी बैंक का संचालन, सहकारी बैंक में एम्प्लॉइज की भर्ती से लेकर के उनका पूरा नियम और रूल रेगुलेशन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है, और इसका नियंत्रण भी राज्य सरकार के ही पास होता है। लेकिन क्योंकि यह भारत की वित्तीय व्यवस्था का अंग है, इसलिए इन पर अंतिम वित्तीय नियंत्रण आरबीआई का होता है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा यहां पर हम बात करेंगे कि ये जो हमारा, इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका ये वाला पार्ट काम नहीं करता, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इसे यहां पर हम लिख सकते हैं वित्तीय संस्थान, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान क्या होते हैं? वित्तीय संस्थान वे हैं जो वित्त में कार्य तो करते हैं, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। इन्हें हम और क्या कह सकते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी। एनबीएफसी बोलते हैं ना इनको हम,
ये भी तो हमारी वित्तीय संरचना का ही पार्ट है। तो इनमें हम NBFC को रख सकते हैं, जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक वाले सारे काम करते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, जैसे बजाज फाइनेंस, जैसे रिलायंस फाइनेंस, है ना। ये हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था के तो पार्ट हैं और RBI इनकी निगरानी भी करता है, लेकिन ये एक कंपनी की तरह काम करते हैं, ना कि बैंक की तरह। आगे हम बात करेंगे कि बैंक और इनकी कार्यप्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। हालांकि ये आपको फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध भी करा रहे हैं, है ना, और किसी न किसी योजना के तहत आपकी जमाओं को स्वीकार भी करते हैं। बैंक वाले काम तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी बैंक नहीं है, इसलिए इनके साथ कंपनी शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो हाल ही में सरकार द्वारा जो वित्तीय समावेशन के लिए नए नए वित्तीय संस्थान, जैसे लघु वित्त बैंक, है ना, जैसे भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक जिसको हम कह सकते हैं, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी हमारे इसी वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये सभी जो है संगठित या औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के भाग हैं, क्योंकि इन सब का रूल रेगुलेशन होता है, नियमानुसार ये कार्य करते हैं और इनका नियंत्रण RBI के पास होता है। लेकिन हमारी वित्तीय या बैंकिंग व्यवस्था का जो दूसरा पार्ट है, जिसे हम असंगठित या अनौपचारिक कहते हैं, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, क्योंकि RBI के पास ना तो इनके डेटा हैं और ना ही RBI के नियंत्रण में ये काम करते। तो कौन है ये लोग? जो ऋणों का लेन देन करते हैं, वित्त का लेन देन करते हैं, लेकिन नियमित रूप से प्रबंधित नहीं होते, संगठित नहीं होते, इसलिए इनको असंगठित कहा गया है। जैसे एजेंट, है ना, जो एजेंट होते हैं। इसके अलावा महाजन, ठीक है, इसके अलावा साहूकार, या कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था जो निजी तौर पर स्वयं बनाई गई शर्तों और ब्याज के आधार पर किसी के साथ वित्त का लेन देन करता है, उसे हम अनौपचारिक वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। और ये बड़ा ही जोखिम भरा होता है, रिस्की होता है, क्योंकि भारत के बैंकों द्वारा जो ब्याज लिया जा रहा है या जो दिया जा रहा है, ये सब RBI की निगरानी में है। तो बैंक चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, इनमें आपका धन सुरक्षित है, लेकिन इन अनौपचारिक संस्थाओं में आपका धन सुरक्षित नहीं है। यहां पर आप शोषण के शिकार हो सकते हैं, और इसी शोषण से जनता को और समाज को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की, जिसका नाम था वित्तीय समावेशन। कब शुरू की गई यह योजना? बताया मैंने आपको, 11वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय समावेशन की यह योजना शुरू की गई थी। और इस वित्तीय समावेशन का उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संस्थागत वित्तीय स्रोतों से जोड़ा जाए, ताकि वो अनौपचारिक या गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों के शोषण से उनकी सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि वित्तीय समावेशन से क्या तात्पर्य है, तो सिंपल सा इसका आंसर होगा कि अधिकांश जनता को, अधिकांश क्षेत्रों को जब संस्थागत वित्तीय स्रोतों से जोड़ा जाता है और अनौपचारिक संस्था के शोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है, तो इसी को हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना का संचालन, इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट खोलने की जो सुविधा सरकार ने दी है, साथ में 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस सुविधा भी दी है खाता धारक को, वो इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों से जुड़े, अपना अकाउंट खुलवाएं, ताकि वो इनके शोषण से बच सकें। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के अंतर्गत संचालित योजना मानी जाएगी, है ना। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित कोई भी योजना जिसके माध्यम से लोग बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हो, वे सभी योजनाएं वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मानी जाएंगी। यहां तक समझ में आया सबको? चलिए अब हम बात करते हैं फिर से भारत में बैंकिंग विस्तार की, या भारत में बैंकों की स्थापना या बैंकिंग प्रक्रिया का जो विस्तार हुआ है वो कैसे हुआ। तो हमने यहां पर एक पॉइंट ये जाना कि पहली बार 1770 ईस्वी में भारत में जो बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित किया गया था, वो काम नहीं कर पाया।
है ना। और जब वो काम नहीं कर पाया तो जाहिर सी बात है कि फिर से पुरानी व्यवस्था के आधार पर बैंकिंग काम होने लगा, और ये पुरानी व्यवस्था क्या थी? एजेंसी गृह। इसके बाद निरंतर प्रयासों के बाद फिर से एक यूरोपीय पद्धति पर आधारित बैंक बनी, और उसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल, जो कब बनी? 1806 ईस्वी में। ठीक है, तो ये बैंकों के विकास की प्रक्रिया हम भारत में पढ़ रहे हैं। 1806 ईस्वी में बनने वाला बैंक ऑफ बंगाल पहला सफल बैंक माना जाता है। बैंक ऑफ बंगाल पहला सफल बैंक माना जाता है। इसके बाद बना 1840 में, क्या बना? बैंक ऑफ बॉम्बे। 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, उस समय बंबई का नाम, मुंबई का नाम क्या था? बॉम्बे। तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई, और फिर इसके बाद ये तीन प्रेसिडेंसी में तीन महत्वपूर्ण बैंकों की स्थापना की गई। तीसरा महत्वपूर्ण बैंक जो था बैंक ऑफ मद्रास, वो 1843 में बनाया गया बैंक ऑफ मद्रास के नाम से। बैंक ऑफ मद्रास के नाम से। तीनों ही प्राइवेट क्षेत्र में संचालित थे। तीनों में ही प्राइवेट जो पूंजीपति हैं उनका पैसा लगा हुआ था और उनका इसमें शेयरधारिता थी। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया। ठीक है, कब मिला दिया गया? 1921 में इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया, और इसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में एसबीआई बना। इन तीनों बैंकों को मिलाकर के जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1921 में, इसी का नाम पड़ा एसबीआई। और ये एसबीआई का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो ये भारत सरकार का बैंक यानी कि सरकारी बैंक बन गया। तो एसबीआई भारत का पहला सरकारी बैंक माना गया, जो कि व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य करता था। और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये सारी चीजें, इसका नाम परिवर्तित होना और इसका राष्ट्रीयकरण होना, ये सब किसकी सिफारिश पर किया गया था? एसबीआई की जो स्थापना है और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो एक अंग्रेज था, गोरवाला, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। तो गोरवाला कमेटी की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना हुई। ये भी अपने आप में एक तथ्य है। ठीक है, तो ये तीनों बड़े बैंकों को मिलाकर के बन गया एक बड़ा बैंक एसबीआई, जो पब्लिक सेक्टर का आज भी सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक माना जाता है। ठीक, लेकिन यहां से कई और फैक्ट निकल के आते हैं कि ये तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? पूछा नहीं आप लोगों ने। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि इस पर 100% भारत सरकार का नियंत्रण हो गया और इसमें 100% भारत सरकार की पूंजी हो गई। ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण का मतलब ही है संपूर्ण पूंजी और संपूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पर हो गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इसलिए मैंने बोला कि यह भारत का पहला सरकारी बैंक था। लेकिन आज के संदर्भ में हम क्या बोलते हैं? सार्वजनिक बैंक, है ना। ये सार्वजनिक और सरकारी का अंतर कब हुआ? 1991 में, जब भारत की अर्थव्यवस्था उदार हो गई, लिबरलाइज हो गए, प्राइवेटाइज हो गए, तो अन्य संस्थाओं की भांति बैंकों में भी सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, विनिवेशीकरण करना शुरू किया और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शेयर देने शुरू किए। तो प्राइवेट सेक्टर ने जब अपना पैसा लगाना शुरू किया, सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू किया। हालांकि सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा रहेगी, 51% से ज्यादा रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सीमा तक ही सही प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होने लगा। तो ऐसी स्थिति में इन सार्वजनिक बैंकों को इन सरकारी बैंकों को सार्वजनिक बैंक कहा जाने लगा। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस हो गया। तो यहां पर ये जो एसबीआई की स्थापना हुई, ये तो स्वतंत्र भारत में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन फिर से एक बार हमें पीछे जाना होगा बैंकों के विकास की प्रक्रिया में।
कि भारत में जो बैंकों का विकास हो रहा था उसी दौरान 1881 में एक बैंक बना जिसका नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, 1881 में 1881 में स्थापित, ये हम नोट कराएंगे, अभी परेशान ना हो, सिस्टमेटिकली पूरा नोट करा देंगे। 1881 में स्थापित अवध कॉमर्शियल बैंक जो है कुछ स्पेशल था। क्या इसमें स्पेशल था अवध कॉमर्शियल बैंक में? इसमें स्पेशल ये था कि पहली बार भारतीयों ने इसमें अपना पैसा लगाया था। पहली बार भारत के पूंजीपतियों ने इस बैंक में अपना पैसा लगाया था, लेकिन इसमें भारतीयों की जो भूमिका थी वो कैसी थी? सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। सीमित दायित्व का मतलब होता है ये एक ऐसा बैंक था जिसमें भारतीयों ने पैसा तो लगाया लेकिन उनका जो अधिकार था वो लिमिटेड था। वो केवल अपना पैसा लगाने तक सीमित थे, उसके प्रबंधन में इनकी कोई भागीदारी नहीं थी और इसके जो अधिकार हैं उसमें भी इनकी हिस्सेदारी नहीं थी। ये जब चाहे अपना पैसा लेकर के बाहर जा सकते हैं। दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैंक को संचालित करने की जिम्मेदारी इनकी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपना पैसा जरूर लगाया था। तो हम कह सकते हैं कि सीमित देयता या लिमिटेड लायबिलिटी के आधार पर भारत में स्थापित होने वाली प्रथम बैंक जो है वो अवध कॉमर्शियल बैंक माना जाता है। लेकिन ऐसा पहला व्यापारिक बैंक जिसका संचालन पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा किया गया वो था 1894 में स्थापित होने वाला पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, PNB। ये पंजाब नेशनल बैंक जो है ये भारत में स्थापित होने वाला प्रथम भारतीय बैंक था, या हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित होने वाला पहला भारतीय व्यापारिक बैंक। समझ गए? तो ये कुछ फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा फिर क्या हुआ? देश हमारा आजाद हुआ, देश के विकास की नीतियां बनाने लगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि 1991 से पहले देश के जो आर्थिक नीतियां थी, बैंक किसी देश की आर्थिक नीति का भाग होते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था से इनका संबंध होता है, सामाजिक व्यवस्था से तो होता नहीं है। तो देश की जो आर्थिक नीतियां थी 1991 से पहले तक की, उन आर्थिक नीतियों में सोवियत विचारधारा का बड़ा प्रभाव था, है ना। सोवियत संघ की आर्थिक नीतियों से प्रभावित होकर के भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में कुछ नए तत्व शामिल किए जिन्हें हम साम्यवादी प्रभाव कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत आजाद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से दो प्रकार की आर्थिक विचारधाराओं का काफी प्रचलन था या प्रभाव था। इनमें पहली विचारधारा थी पूंजीवादी, और पूंजीवादी विचारधारा स्वतंत्र व्यापार की पक्षधर होती है जिसमें सरकार की भूमिका केवल निगरानीकर्ता के रूप में होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में जो मेन रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। जो पूंजीपति या प्राइवेट सेक्टर होते हैं वही बैंक चलाते हैं, वही व्यापार करते हैं, वही उद्योगों का संचालन करते हैं। ये सारे काम प्राइवेट सेक्टर करता है। सरकार केवल निगरानी करती है, रूल रेगुलेशन बनाती है, वो भी उदार, ताकि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से काम कर पाए। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था थी, और इस पूंजीवादी व्यवस्था में ज्यादातर पश्चिमी देश इन्वॉल्व थे, जिनमें अमेरिका था, जिनमें यूरोपीय देश थे। और दूसरी जो आर्थिक विचारधारा इस समय थी, हम बात कर रहे हैं जब भारत आजाद हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था का आरंभ ही भारत की आजादी के साथ हुआ है ना। आपके यूपीएससी में शायद ही अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी शुरुआत ही आजादी के बाद से होती है ना। आजादी जब मिली तभी तो आर्थिक नीतियां बनी, तभी तो अर्थव्यवस्था बनी। उससे पहले तो भाई अंग्रेजों ने जैसा समझा वैसे किया, चाहे वो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विकास हो, चाहे वो महत्वपूर्ण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की बात हो, ठीक है। तो उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने दुनिया में दो प्रकार के आर्थिक मॉडल थे। तो एक हमने बताया आपको पूंजीवादी मॉडल। क्या ये पूंजीवादी मॉडल उस समय हमारे अनुरूप था? नहीं था, क्योंकि उस समय भारत और भारत की जनता इतनी मैच्योर नहीं थी कि हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों सब कुछ छोड़ दें।
भारत की जनता को, अर्थव्यवस्था को वेलफेयर की जरूरत थी, कल्याण की जरूरत थी, और ये कार्य प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। कौन करता है ये कार्य? गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। खासतौर से लोकतांत्रिक सरकारें तो कल्याण के बिना टिक ही नहीं सकती। तो भारत का राजनीतिक ढांचा इस प्रकार से था कि लोकतंत्र का पूरा आधार जनता पर टिका हुआ था। तो जनता के कल्याण को ही प्राथमिकता देकर के कोई सरकारें यहां पर अपना अस्तित्व बचाए रख सकती थी। तो पूंजीवादी व्यवस्था भारत के लिए तत्कालीन समय में उपयुक्त नहीं थी। और जो दूसरी आर्थिक विचारधारा या मॉडल था हमारे सामने तत्कालीन दुनिया में, वो था साम्यवादी मॉडल। और साम्यवादी मॉडल का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया सोवियत संघ ने। सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश जो थे, वे सोवियत विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा के आधार पर अपने देश का आर्थिक विकास कर रहे थे। इस साम्यवादी विचारधारा में कल्याण, समानता आदि महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रख करके आर्थिक नीतियां बनाई जाती थी। और इसीलिए साम्यवादी देशों में देश के आर्थिक कार्यों में, उत्पादक कार्यों में और सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी और सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था अर्थव्यवस्था पर साम्यवादी देशों में। हालांकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को नाम दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान देना, हमारी अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था आर्थिक विकास का, उसे हमने क्या नाम दिया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो साम्यवाद और पूंजी दोनों के तत्व साथ साथ होते हैं। लेकिन हम अगर 1991 से पहले की भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पूंजीवादी तत्व नाम मात्र के थे, साम्यवादी तत्व काफी ज्यादा थे। तो भारतीय जो मॉडल था मिश्रित अर्थव्यवस्था का, उसका झुकाव साम्यवाद या सोवियत संघ की ओर था। इसके पीछे आर्थिक कारण तो जिम्मेदार थे ही, तत्कालीन राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार थे, क्योंकि भारत को सहयोगी के रूप में सोवियत संघ का साथ मिला हुआ था। तो निश्चित तौर पर भारत उनकी अन्य नीतियों के साथ साथ आर्थिक नीतियों को भी इंप्लीमेंट कर रहा था और उस समय भारत की जनता को उसकी आवश्यकता भी थी। और इसी सोवियत विचारधारा से प्रेरित होकर के हमने, यानी कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण का संकल्प लिया, यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी, नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार अपनाया। और दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं कहां बनी थी? सोवियत संघ, रूस में बनाई गई थी। कब? 1928 में। 1928 में दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाने वाला देश रशिया था। ठीक। तो भारत में तत्कालीन समय में जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वे सोवियत संघ की यात्रा पर गई, सोवियत यात्रा पर गई। और जब वहां उन्होंने वहां का आर्थिक मॉडल देखा तो वे उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुई और वापस आने के बाद उन्होंने भारत के आर्थिक मॉडल में व्यापक परिवर्तन किए। और ये परिवर्तन हमें बैंकों में साफ तौर पर दिखाई देते। वहां से आने के बाद जो उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, पहले हम बैंक की बात करेंगे, फिर दूसरा भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे। वो ये था कि 1969 में एक साथ 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह तत्कालीन समय में बहुत बड़ी घटना थी। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यहां पर राष्ट्रीयकरण और निजीकरण, दो शब्दों का अंतर आप लोग समझ लें। राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन और निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। जब किसी देश में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव होता है तो वहां पर राष्ट्रीयकरण होता है, और जब पूंजीवाद का प्रभाव होता है तो वहां निजीकरण होता है। तो तत्कालीन समय में भारतीय अर्थव्यवस्था पर साम्यवाद का प्रभाव था, साम्यवादी प्रभाव था। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने यह कहा कि ये जो बैंकें हैं, एक एक करके आजादी के बाद नए नए बैंक बनते गए, तो उन्होंने कहा कि ये जो बैंकें हैं, क्योंकि ये प्राइवेट हैं और प्राइवेट बैंक हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल्स हो, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, उनका मेन फोकस होता है अपने प्रॉफिट पर। लेकिन तत्कालीन समय में जनता को कल्याण की आवश्यकता थी, तो बैंकों को समाज के लिए और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए और वेलफेयर ओरिएंटेड बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने यह डिसीजन लिया कि ये जो 14 बड़े प्राइवेट व्यापारिक बैंक हैं, इन्हें सरकार खरीद लेगी, तभी तो राष्ट्रीयकरण होगा। उनका जो मूल्य था, जो उनकी पूंजी थी, वो उनके जो ओनर थे, शेयर होल्डर्स थे, उनको चुका दी गई और इन 14 प्राइवेट बैंकों पर संपूर्ण नियंत्रण
भारत सरकार ने स्थापित कर लिया, अंडरटेकिंग ले लिया इसको। और उसके बाद फिर 1980 में जनता पार्टी सरकार जब आई तो उन्होंने 6 और प्राइवेट बैंकों का इसी प्रकार से राष्ट्रीयकरण किया। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955 में पहले ही हो चुका था और ग्रुप में 2 बार कुल 20 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और तत्कालीन समय में जब एसबीआई बना तो एक एसबीआई और 8 इसकी सहायक बैंक, अनुषंगी बैंक या सब्सिडियरी बैंक थी। एसबीआई की सहायक बैंकों के रूप में 8 और बैंक थी जो एसबीआई की सहायक बैंकों के नाम से जानी जाती थी। तो तत्कालीन समय में इन राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या काफी ज्यादा हो गई। लेकिन 1991 में जब भारत पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बना या विदेशी मुद्रा का संकट या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तन जिनमें शीत युद्ध की समाप्ति और विश्व भर में पूंजीवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव महत्वपूर्ण था, इन सबसे प्रभावित होकर के भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव किए जिन्हें हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये एक अलग टॉपिक है हमारा जिसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा फोकस पूरा बैंक पर ही होना चाहिए। तो ये जो 1991 में भारत में तमाम परिवर्तन आए आर्थिक नीतियों के संदर्भ में, इन्हीं संदर्भ में सरकार ने निजीकरण का प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जो कि अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा है, इन राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण होना शुरू हुआ। लेकिन निजीकरण से बेटर यहां पर एक शब्द होगा विनिवेशीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेशीकरण और निजीकरण थोड़ा सा इनमें अंतर जान लें आप। विनिवेशीकरण सुना है, ये निवेशीकरण के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे जब किसी सरकारी संस्था या किसी राष्ट्रीयकृत संस्था में सरकार अपना कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेचती है, जो कि एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को विनिवेशीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें सरकार अपना कुछ हिस्सा बेचती है और सरकार जब अपना हिस्सा बेचती तो अधिकार भी तो जाता है ना, जो पैसा लगाएगा उसको राइट्स भी तो ट्रांसफर करने होंगे ना, तो इसको कहते हैं विनिवेशीकरण। अगर सरकार ये विनिवेशीकरण 100% कर दे तो ये निजीकरण हो जाएगा। जैसे मान लो किसी सरकारी संस्था में जिसमें कि अगर सरकार की हिस्सेदारी 100% है तो ये क्या कहलाएगा, राष्ट्रीयकृत, है ना, ये राष्ट्रीयकृत कहलाएगा। राष्ट्र की संपत्ति है क्योंकि इसका संपूर्ण नियंत्रण, प्रबंधन, पूंजी सब कुछ किसकी है, सरकार की है। लेकिन सरकार अगर इसमें 5% हिस्सा बेच देती है तो हम क्या कहेंगे, 5% का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया सरकार ने। ठीक है, ऐसे ही सरकार और 5% बेच देती है तो भी हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन सरकार की हिस्सेदारी इसमें 51% से कम नहीं होनी चाहिए, फिर इसका रूप सार्वजनिक नहीं रह जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार की हिस्सेदारी 100% से कम हुई, अब ये राष्ट्रीयकृत नहीं है, ध्यान देना, जैसे ही सरकार की हिस्सेदारी 100% से कम हुई अब ये राष्ट्रीयकृत नहीं है, क्योंकि इसमें प्राइवेट पैसा भी लगा है, तो इसलिए अब ये क्या हो गई, पब्लिक सेक्टर्स, सार्वजनिक हो गई। अब ये राष्ट्रीयकृत और सरकारी नहीं रही, अब ये क्या हो गई, पब्लिक हो गई, लेकिन प्राइवेट नहीं है अभी भी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम हो और निरंतर कम होती जाए और सरकार इसका संपूर्ण हिस्सा बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, तो ये क्या हो जाएगी, निजी संस्था हो जाएगी। जैसे एयर इंडिया। एयर इंडिया जब देश आजाद हुआ उस समय टाटा की ही संपत्ति थी, अंतरराष्ट्रीय उड़ान देने वाली उस समय की एकमात्र ये विमान कंपनी थी। तो भारत सरकार को लगा कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन एक देश से दूसरे देश में यात्रा करनी हो तो उसका नियंत्रण तो प्राइवेट सेक्टर के पास है। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी थी ये, सोचिए। और प्राइवेट हाथों में अगर ये नियंत्रण हो जाए कि अगर कहीं जाना है तो वो लेके जाएंगे, अदरवाइज नहीं लेके जाएंगे,
तो मोनोपोली हो जाती ना उनकी। तो इसलिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली रोकने के लिए इसे पूरी तरह से खरीद लिया। तो सरकार ने जब इसको खरीद लिया तो ये क्या बन गई, राष्ट्रीयकृत हो गई, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों पहले सरकार ने फिर से इसका निजीकरण कर दिया। तो टाटा का था, टाटा के पास ही फिर से पहुंच गया, उन्होंने ही वापस खरीद लिया क्योंकि सरकार इसको चला नहीं पा रही थी। ये जो राष्ट्रीयकृत संस्थाएं होती हैं ये वेलफेयर के उद्देश्य से संचालित होती हैं, जबकि जो निजी संस्थाएं होती हैं वे अपने लाभ के उद्देश्य से। इसलिए ज्यादातर राष्ट्रीयकृत या सरकारी संस्थाएं घाटे में रहती हैं और अधिकांश प्राइवेट संस्थाएं लाभ की स्थिति में होती हैं, क्योंकि उनमें कॉम्पिटिटिवनेस होती है, क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के बैंकों के विकास की जो एक स्थापना और उनके स्वरूप में परिवर्तन की जो कहानी थी, यहां तक हम पहुंच गए। लेकिन फिलहाल जो जिस प्रकार से बैंकों का पुनः निजीकरण किया जा रहा है या तमाम सार्वजनिक बैंकों का एक दूसरे में विलय किया जा रहा है, तो एट प्रेजेंट सार्वजनिक बैंकों की, मैंने आपको बता दिया कब राष्ट्रीयकृत बैंकों को सार्वजनिक कहा गया, ये मैंने बता दिया ना, उदारीकरण के बाद सुधारात्मक। और एक चीज और हुई यहां पर, इन बैंकों को शेयर बाजार में शेयर जारी करने की अनुमति मिल गई, यानी कि पब्लिक से पैसा जुटाने की अनुमति इनको मिल गई। तो जाहिर सी बात है कि अब ये पब्लिक सेक्टर्स के बैंक हो गए। इसके अलावा जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा कंपटीशन होने लगा, अब हमारी प्रतिस्पर्धा केवल भारत के लिए ही नहीं पूरे देश के बैंकों के साथ थी, तो जाहिर सी बात है बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी है कि इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो तमाम घाटे में चलने वाले और छोटे सार्वजनिक बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाकर के इनकी संरचना को मजबूत बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या इंक्लूडेड एसबीआई कुल 12 रह गई है। एट प्रेजेंट केवल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंक भारत में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अब जैसे सहकारी बैंक मैंने बता दिया राज्य सहकारिता कानून के आधार पर संचालित होता है, तो इनका स्वरूप जो है वो व्यापारिक नहीं होता। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी घाटे में जा रहे थे, उनकी भी स्थापना करना बंद कर दिया गया है। अब नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं हो रहे हैं, बल्कि पहले से स्थापित बैंकों को भी आपस में मर्ज किया जा रहा है। और नए नए प्रकार के बैंक बहुत सारे अस्तित्व में आए हैं, उनके स्वरूप को भी लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए भी तो एक बैंक चाहिए। तो भारत में पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम क्या था? हिल्टन यंग कमेटी। क्या नाम था? हिल्टन यंग कमेटी। इस हिल्टन यंग कमेटी ने जो अपनी सिफारिश दी, और ये ब्रिटिश कालीन भारत में ही इस कमेटी का गठन हो गया था, भारत उस समय आजाद नहीं हुआ था। इस कमेटी की सिफारिश पर 1934 एक्ट पारित किया गया। समझ गए होंगे इस एक्ट का संबंध किससे है? आरबीआई की स्थापना से। 1934 का आरबीआई एक्ट संसद में पारित किया गया और इसी एक्ट के अनुरूप जुलाई 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तो आरबीआई की स्थापना कौन सी कमेटी के सुझाव पर हुई? हिल्टन यंग कमेटी। इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। इस कमेटी द्वारा दिए गए सुझाव पर जो ये एक्ट पारित किया गया, इस एक्ट में जो भी प्रावधान किए गए उसी के अनुरूप आरबीआई को अधिकार दिए गए, उसी के अनुरूप आरबीआई की कार्यप्रणाली तय की गई। और ये जो व्यापारिक बैंक हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इन व्यापारिक बैंकों का संचालन कैसे होगा, किसे व्यापारिक बैंक कहा जाए, ये सारे कानून बनाए गए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। 1949 में संसद में एक और अधिनियम पारित किया गया जिसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का नाम दिया गया। तो उस कानून के तहत जो है हमारे संपूर्ण बैंकों का, व्यापारिक बैंकों का संचालन होता है, ठीक है। अधिनियम का मतलब होता है एक्ट और विधेयक का मतलब होता है बिल। तो बिल और एक्ट में डिफरेंस होता है, समझते ना। विधेयक, अधिनियम कब बनता है? विधेयक एक प्रस्ताव है जो संसद में रखा जाता है
उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है, और जब वो प्रस्ताव संसद द्वारा पारित हो जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है, तो वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाते हैं। तो इसका मतलब जरूरी तो नहीं कि सारे विधेयक अधिनियम बन पाए, है ना। कुछ विधेयक पास नहीं हो पाते तो वो अधिनियम नहीं बन पाते, ये चीज। तो यहां पर ये जो 1934 का अधिनियम था, इसी के आधार पर 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई, और बाद में इस आरबीआई को जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण इसका किया गया, नेशनलाइज किया गया। क्योंकि भाई 1947 में देश आजाद हुआ ना, तो 1947 से पहले की जो भी संरचना थी वो सब कैसी थी, या तो प्राइवेटाइज थी या ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्न थी। तो 1947 के बाद उसकी संरचना बदलनी पड़ेगी कि नहीं। तो 1949 में इसी आरबीआई को, जो कि पहले ही स्थापित हो चुका था, इसको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और हमें हमारे देश को एक शीर्ष बैंक या केंद्रीय बैंक प्राप्त हुआ, जो कि सभी बैंकों का बैंक है, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों का भी बैंक है, और देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का संचालक है। देश में आने वाले सभी मुद्राओं के जो आउटफ्लो और इनफ्लो है, देश के अंदर जो विदेशी मुद्राएं आती हैं और जाती हैं, इन सब का हिसाब किताब रखने वाला आरबीआई है। भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले समस्त ऋणों का प्रबंधन करने वाला आरबीआई है। आरबीआई के व्यापक अधिकार हैं, ठीक है। और आरबीआई के अधिकारों में संशोधन आरबीआई एक्ट में परिवर्तन करके ही हो सकता है। सरकार अपनी मर्जी से इनकी नीतियों में, कार्यप्रणाली में परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये तो थी आरबीआई की शुरुआत की कहानी। आरबीआई जब बना तो इसका मुख्यालय कहां बनाया गया, मुंबई में, कलकत्ता में। जब स्थापित हुआ तब इसका मुख्यालय कहां था, कलकत्ता में। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय बंबई लाया गया। 1937 में इसका मुख्यालय शिफ्ट किया गया, और इसके अलावा एक मुख्यालय के अलावा इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, उप कार्यालय भी हैं। तो पूरी संरचना है इसकी। और आरबीआई का पूरा प्रबंधन 21 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, जिनमें से 21वां सदस्य जो है वो आरबीआई का गवर्नर है। कुल 25 गवर्नर आरबीआई में आ चुके हैं, जिनमें 25वें गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास इस समय कार्य कर रहे हैं। और पहला जो गवर्नर था आरबीआई का, वो था सर ओसबॉर्न स्मिथ। ये एक अंग्रेज था। ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई का प्रथम गवर्नर था, जो कि एक अंग्रेज था। और आरबीआई को पहला भारतीय गवर्नर मिला सीडी देशमुख के रूप में। पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख के रूप में मिला। और भारत के जो आरबीआई है, इसका 15वां गवर्नर था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। इसके बाद हम पूरा आरबीआई के कार्य, आरबीआई की संरचना और आरबीआई द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा, कैसे नोट छापता है, कैसे बैंकों को नियंत्रित करता है, इन सब के बारे में जानेंगे। क्लियर है। तो हमने अभी जितना समझा है उसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।